दहेज केस से संबंधित एक और बहुत अच्छा जजमेंट आया पति पक्ष के लिए कि अगर दहेज मांगा गया है तो लड़की वालों को प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी लड़की को जो है दहेज के लिए तंग परेशान किया गया था। और अगर लड़की वाले प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे केस में लड़के पक्ष को बरी कर दिया जाएगा, आरोपी को बरी किया जाता है जी। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों लिया जजमेंट के अंदर, हम इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जजमेंट अभी का है 26 मई 2026 का है। देखो जी हुआ क्या था स्टार्टिंग से। यहां पे जो है ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी, लड़के वालों को सजा सुना दी 498A के अंदर, और जितने भी लोग उस मुकदमे थे उन सबको कितनी सजा सुना दी, 498A के धारा के तहत और 34 के तहत 3 साल की सजा सुना दी और कठोर कारावास 5,000 रुपए का। और अगर ये जुर्माना टाइम पे नहीं भरा गया तो 3 महीने की इनको और सजा काटनी पड़ेगी। डीपी एक्ट में इनको कोई सजा नहीं सुनाई है। अब ट्रायल कोर्ट ने जब ये सजा सुना दी तो ये लोग आ गए इसके खिलाफ में हाई कोर्ट के अंदर। और यहां पे बता देता हूं इस केस के अंदर लड़की की डेथ हो चुकी है। आत्महत्या चाहे स्वेच्छा से की गई हो या पति और ससुराल वालों द्वारा विवश की गई हो, क्वेश्चन यह है कि निचली अदालत के समक्ष उठाया गया था पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर लगातार यातना और उत्पीड़न का आरोप है। ट्रायल कोर्ट में यह क्वेश्चन उठा है कि भाई इन्होंने हमारी लड़की को क्या किया, तंग परेशान किया है, और लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 304B के तहत आरोपियों को बरी कर दिया और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 498A और 34 के तहत में उनको सजा सुना दी है। इसके बाद में पार्टी कहां जाएगी, पार्टी आ गई जी हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने भी कुछ सजा को बरकरार रखा लेकिन कुछ को कम कर दिया। देखो यहां पे हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय ने, यहां से स्टार्ट करता हूं, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अभियुक्तों को दोषसिद्धि को बरकरार रखा है लेकिन सजा में संशोधित कर दिया। A1 को 6 महीने कठोर सजा और A और 2 को 1 महीने की और 15 दिन तक का कठोर सजा, जुर्माने वगैरह भी लगा दिए। तो यहां पे उन्होंने सजा कम कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बड़ा ही आश्चर्यजनक एक चीज मानी है। देखो कैसे। प्रारंभ में हम पाते हैं कि दहेज अधिनियम के तहत दोषसिद्धि निचली अदालत के समय निष्कर्ष के विपरीत है, यानी कि जो निष्कर्ष है ना उसके बिल्कुल विपरीत है कि दहेज की मांग साबित नहीं हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़की ने सुसाइड किया है पर दहेज से तंग परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने दहेज मांगा था, ये बात प्रूफ ही नहीं हुई है। यह भी आश्चर्यजनक है, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है कि निचली अदालत ने बिना किसी विशिष्ट प्रमाण के सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर आईपीसी धारा 498 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की है। बिना कोई सबूत के, बिना किसी प्रमाण के उन्होंने उनको क्या कर दिया, दोषी करार कर दिया कि हाँ ये 498 के तहत क्या है, दोषी है। और हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कम कर दिया। इसको बहुत ही ज्यादा क्या माना है, आश्चर्यजनक माना है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ऐसा क्यों, हम आगे देख लेते हैं। उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों के समग्र संदर्भ में यह भी सही पाया कि यौन उत्पीड़न अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि यद्यपि कोई विशिष्ट या निश्चित उदाहरण नहीं बताए गए थे जो अकेले ही मामले को आईपीसी धारा 498 के दायरे में लाते हैं, फिर भी उसने उनके साथ कोई क्रूरता से संबंधित कुछ विवरण साक्ष्य के सामने आने के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। यानी कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि तो बरकरार रखी है लेकिन उन्होंने सजा इतनी कम कर दी कि भाई चलो थोड़ी मोटी इन्होंने क्रूरता की होगी तो सजा इनको बिल्कुल कम कर देते हैं। अतः हम यातना और उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित साक्ष्य की जांच करनी होगी जिस पर हमें फिर से जोर देना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें इस पूरे मामले की जांच करनी होगी जिससे पता लगे कि उत्पीड़न हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। अब यहां पर डॉक्टर की गवाही ले ली। डॉक्टर गवाह संख्या 11, पड़ोसी गवाह संख्या 9 ने बयान से स्पष्ट है कि मृतक आत्महत्या से हुई थी। गवाह 9 ने बयान दिया कि वह मृतका के पास खड़ी थी और उसके बच्चे को गोद में लिए हुई थी, तभी अचानक उसने बोतल से कुछ पी लिया। जब तरल पदार्थ उस पर गिरा तो गवाह संख्या 9 ने बोतल छीन ली। गवाह संख्या 9 वही बेहोश हो गई। बाद में उसे पता चला कि उसकी पड़ोसी की मृत्यु हो गई है। गवाह संख्या 11 ने बताया कि पोस्टमार्टम में गवाह संख्या 11 कौन है, डॉक्टर है, कि मुंह और नाक से झागदार भाई ये झगुड़ वगैरह निकले होंगे और नाखून और होठों पे नीला पड़ना पाया गया है। तो एक लड़की जो आई विटनेस है, जो पड़ोसन है, जो कह रही है कि मैंने उसके बच्चे को गोद में ले रखा था तभी उसने अचानक से कुछ पी लिया, पीते बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इसकी जो है सुसाइड इसने किया है, इसकी जो है मौत हो चुकी है। यहां पे 2 विटनेस है। अब लड़के पक्ष का यहां पे क्या कहना है वो देख लेते हैं। जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने देखा कि हम भी पाते कि दहेज की मांग से संबंधित गवाही सामान्य और व्यापक थी। गवाह संख्या 3 भाई ने बताया कि मृतक ने शादी से 10 दिन बाद ही अपने पिता से मिलने आए और अपने परिवार वालों को बताया कि भाई ये लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, तंग परेशान कर रहे हैं। और वो जब अपने मायके में एक बच्चे को जन्म दिया तो अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया और एक सभा बुलाई तो पति ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। यानी कि इन लोगों के बीच में पंचायत भी हुई थी, उस पंचायत में पति ने आश्वासन दिया होगा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद में आगे देख लेते, एक लेटर भी मिला है, एक लेटर मिला है जिसमें लड़की ने बताया कि मेरी मौत का कारण कौन कौन लोग हैं।
6 और 7 पर, प्रविष्टि 6 और 7 पर बहुत अधिक भरोसा किया। ये वे पत्र थे जिन्हें मृतक द्वारा लिखा गया है। बताया गया था कि गवाह संख्या 3 ने गवाही दी कि उसने उन्हें पुलिस के सामने पेश किया था। हालांकि गवाह संख्या 10, जांच अधिकारी और जब्ती के गवाह संख्या 6 और गवाह संख्या 8 ने बताया कि उन्हें पिता द्वारा पेश किया गया था। निचली अदालत ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि पत्रों पर कोई तारीख नहीं थी, उन लेटरों के ऊपर कोई तारीख नहीं थी कि किस तारीख को उसके साथ में ऐसा ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा है। गवाह संख्या 3 ने अदालत के सामने कहा कि पत्र डाक द्वारा प्राप्त हुए हैं और जो लेटर भी प्राप्त हुए वो भी बाय डाक प्राप्त हुए हैं और डाक लिफाफे जांच अधिकारी को सौंप दिए गए थे। जांच अधिकारी ने इससे इनकार किया और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें यह पता लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि लिखावट मृतका की है, यानी कि जो लेटर लिखा गया था उसका कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लिया गया है कि भाई ये हैंड राइटिंग उसी महिला की है या फिर नहीं है। और लिफाफे भी बाय डाक मिले हैं, कहां से आए हैं उसका कोई तारीख वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये एक सबूत माना गया है कि भाई लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा है, उन लोगों की वजह से मैं मर रही हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, कथित पत्रों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखो वर्ड लिख रखा है, कथित पत्रों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भाई उन लेटरों पे हम भरोसा नहीं करते, ना तो उसकी हैंडराइटिंग मैच हुई है और ना उसका कोई तारीख वगैरह कुछ ऐसा पता है। हम इस तथ्य से अवगत है कि धारा 498A को लागू करने के लिए दहेज की मांग होना आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। दोबारा बता देता हूं, हम इस तथ्य से अवगत है कि धारा 498 दहेज केस जो होता है लागू करने के लिए दहेज की मांग होना आवश्यक नहीं है, दहेज मांगना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पति या उसके परिवार द्वारा की गई कोई भी अवैध मांग स्पष्टीकरण ख के अंतर्गत आती है। तो धारा 498 का स्पष्टीकरण एक किसी भी ऐसे अवैविक कृत्य को भी क्रूरता के अंतर्गत लाता है जो जानबूझकर किया गया और पत्नी को आत्महत्या करने के लिए विवश करता हो। लेकिन यहां मौखिक गवाही के माध्यम से प्रस्तुत साक्ष्य किसी भी अवैध मांग या शारीरिक या मानसिक यातना के ऐसे अवैध कृत्यों को साबित नहीं करती है। तो जितनी भी गवाही आई है उन गवाही से प्रूफ ही नहीं होता कि लड़के वालों ने इसको दहेज के लिए तंग परेशान किया था। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारी लड़की से दहेज मांगा गया था, तो दहेज की मांग को 498A में नहीं लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपको मैं दिखा भी चुका हूं 2 बार। तो यहां पे जरूरी क्या है दहेज केस लगवाने के लिए, उत्पीड़न जरूरी होता है। भाई शारीरिक या मानसिक रूप से अगर उत्पीड़न हुआ है और उसकी वजह भी अगर दहेज है तब उसको हम दहेज केस में लेते हैं। उच्च न्यायालय ने सही पाया कि फिर दोष सिद्धि क्यों हुई, यह भी एक पेचीदा प्रश्न है। इसलिए मौखिक गवाही और दस्तावेज सहित प्रस्तुत साक्ष्य 498 के तहत अपराध साबित करने में अपर्याप्त है, जिसके कारण हमें अपीलकर्ता को बरी करना आवश्यक है। अपील स्वीकार की जाती है। अपील स्वीकार करने का मतलब है जिसने अपील की है वो केस जीत चुका है। ये अपील की लड़के वालों ने, और निचली अदालत और उच्च न्यायालय के दोनों के फैसले को रद्द करते हुए अपीलकर्ता आरोपी को हम बरी करते हैं। बरी कर दिया। कब का जजमेंट है? 26 मई 2026 का। तो यहां पे इस केस के अंदर लड़की वाले प्रूफ ही नहीं कर पाए कि भाई उनकी जो डेथ हुई है वो उसकी वजह जो है वो डौरी है। तो चलो घर में कोई और तरह की अनबन हो गई होगी, लेकिन उससे कोई प्रूफ हुआ ही नहीं है कि डेथ जो थी ये डौरी की वजह से हुई थी। हालांकि केस डौरी डेथ का लगवाया गया था, लेकिन ये नहीं साबित होता कि उन्होंने उससे दहेज मांगा था। तो अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा है तो आप भी ऐसे जजमेंट्स का हवाला लेके अपने केस को विन कर सकते हो। भाई अगर किसी के ऊपर कोई झूठा केस लगा हुआ है, किसी के ऊपर अगर सच्चा केस भी लगा हुआ, तब भी ये जजमेंट काम आती है। ये मत सोचना कि ये सिर्फ लड़के पक्ष को लिए जजमेंट है। एक जजमेंट के अंदर अलग अलग बातें बताई गई होती है, जिसमें कुछ बातें, कोई पहरा क्या होता है लड़की के काम का हो, कुछ पहरा क्या होता है लड़के के काम का हो। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। थैंक यू।